नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे बागाती फसल प्राकृतिक रबर के बारे में, विशेष तौर पर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे रबर की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, एशिया में रबर का उत्पादन, प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं बागाती फसल प्राकृतिक रबर का अध्ययन। सबसे पहले रबर का सामान्य परिचय जानेंगे। रबर भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का वृक्ष है, जहां उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। रबर के वृक्ष के तने से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ, जिसे लेटेक्स कहा जाता है, से रबर तैयार किया जाता है। अमेजन के जंगलों को रबर का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अमेजन बेसिन में ही यह जंगली पौधे के रूप में उगता था, जहां से अंग्रेज लोग इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में लेकर आए और इसका बागाती कृषि के रूप में विकास किया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में रबर के बड़े बड़े बागान अंग्रेजों द्वारा विकसित किए गए। आपके सामने दिए गए चित्र में रबर के बागान को दिखाया गया है। एक रबर के पेड़ की जीवन अवधि 100 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन इसकी आर्थिक जीवन अवधि 32 वर्ष के आसपास मानी जाती है। एक बार रबर का पेड़ लगा देने के बाद लगभग 7 वर्ष की उम्र में वह परिपक्व हो जाता है। उससे दूध निकाला जा सकता है या कहें लेटेक्स प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आगामी 25 वर्षों तक, यानी 32 वर्ष की उम्र तक, रबर के पेड़ से अच्छी मात्रा में लेटेक्स प्राप्त होता रहता है। इसके बाद रबर के पेड़ की बढ़ती उम्र के साथ लेटेक्स की मात्रा कम प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार रबर के पेड़ की आर्थिक जीवन अवधि 32 वर्ष के आसपास मानी गई है, जिसमें से शुरुआती 7 वर्ष उसे परिपक्व होने में लगते हैं। उसके बाद आगामी 25 वर्षों तक रबर के पेड़ से अच्छी मात्रा में लेटेक्स प्राप्त किया जा सकता है। रबर के पेड़ की छाल से टॉपिंग द्वारा लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि टॉपिंग क्या है। टॉपिंग वह प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें नियंत्रित रूप से पेड़ के तने की पतली छाल को हटा करके घाव बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, इस पेड़ के तने की पतली छाल को हटा करके इसमें घाव बनाया गया है। ऐसा करने से लेटेक्स वाहिकाएं कट जाती हैं और कट जाने से उनसे चिपचिपा पदार्थ, जिसे लेटेक्स कहा जाता है, स्वतः ही निकलने लगता है या कहें टपकने लगता है। इस टपकते हुए लेटेक्स को पेड़ के निचले भाग में लगे एक पात्र में इकट्ठा किया जाता है। इसके पश्चात फैक्ट्री प्रक्रिया द्वारा इससे रबर बनाया जाता है।
ठीक है। अब हम जानेंगे रबर के पौधे की किस्मों के बारे में। संसार में रबर के पौधे की अनेक किस्में पाई जाती हैं जिनसे लेटेक्स प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इनमें से रबर की 4 प्रमुख किस्में हैं। एक हेविया ब्राजीलियंसिस, जिसे रबर की ब्राजीलियन किस्म भी कहा जाता है। दूसरी कैस्टिलोवा, जिसे मध्य अमेरिकी किस्म कहा जाता है। तीसरी लैंडोल्फिया, जो अफ्रीकी रबर की किस्म के नाम से भी जानी जाती है। चौथी फिकस एलास्टिक, जिसे भारतीय रबर की किस्म भी कहा जाता है। रबर की इन 4 प्रमुख किस्मों में से सर्वोत्तम किस्म है हेविया ब्राजीलियंसिस, जिसे ब्राजीलियन किस्म भी कहा जाता है। संसार के अधिकांश देशों में ब्राजीलियन किस्म का रबर उगाया जाता है। अब हम रबर के उपयोग के बारे में जानेंगे। रबर का सबसे बड़ा उपयोग मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूब बनाने में होता है। इसके अलावा वाटरप्रूफ कपड़े, सर्जिकल ग्लव्स, जूते व कृषि उपकरण आदि बनाने में भी किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि रबर का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि रबर हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता रखता है। क्या इस 21वीं सदी में हम टायर ट्यूब के बगैर सड़क परिवहन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जहां तक रबर के प्रकार की बात है, उत्पत्ति के आधार पर रबर के 2 प्रकार हैं। एक प्राकृतिक रबर, दूसरा कृत्रिम रबर, जिसे सिंथेटिक रबर भी कहा जाता है। प्राकृतिक रबर कृषि उपज के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि कृत्रिम रबर कई तरह के रसायनों से तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे रबर की फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में, जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ ग्रोइंग रबर। सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। रबर का पौधा उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऐसे में रबर की फसल के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है, यानी साल भर तापमान भी अधिक रहने चाहिए तथा वर्षा की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। जहां तक तापमान की बात है, रबर की फसल के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान अच्छा रहता है, लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो फसल के लिए हानिकारक होगा। जहां तक वर्षा की बात है, रबर की फसल के लिए 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पर्याप्त रहती है। दिए गए चित्र में रबर के बागान को दिखाया गया है और किस प्रकार एक रबर के बागान में रबर के पेड़ों को पंक्तिबद्ध लगाया जाता है और एक समान ऊंचाई पर टॉपिंग की क्रिया द्वारा उनसे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। पेड़ के तने से टपकता हुआ लेटेक्स एक पात्र में इकट्ठा होता रहता है। अब बात करेंगे रबर की फसल के लिए धरातल का स्वरूप कैसा होना चाहिए। रबर की फसल जिस धरातल पर पैदा की जा रही है वह धरातल समतल तथा सुप्रवाहित होना चाहिए, या कहें पर्याप्त जल निकास की सुविधा से युक्त होना चाहिए। यदि लंबे समय तक रबर के पेड़ की जड़ों में जल का ठहराव होता है तो वह रबर के पेड़ के लिए हानिकारक होता है। यदि रबर की फसल अपेक्षाकृत ढालू भागों पर पैदा की जा रही है तो वह धरातल कुदरती तौर पर ही जल निकास की सुविधाओं से युक्त है। अब बात करते हैं मिट्टी की। रबर की फसल के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी, लाल तथा लेटराइट मिट्टियां अधिक अच्छी मानी जाती हैं। रबर की फसल में
बागानों की देखरेख करने, दूध का संकलन करने, दूध के पात्रों को पेड़ पर लटकाने, इन सब में पर्याप्त मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जलवायु, धरातल, मिट्टी और श्रम, ये वो भौगोलिक दशाएं हैं जो रबर की फसल को प्रभावित करती हैं। आपके सामने दी गई तालिका में वर्ष 2018 के अनुसार एशिया में प्राकृतिक रबर के उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों का सोर्स है FAO स्टैटिस्टिक्स डिवीजन रोम। वर्ष 2018 में एशिया में कुल प्राकृतिक रबर का उत्पादन हुआ 1,28,44,441 टन। इसमें से 47,44,250 टन प्राकृतिक रबर का उत्पादन कर थाईलैंड प्रथम स्थान पर रहा। थाईलैंड एशिया में ही नहीं बल्कि वैश्विक उत्पादन की दृष्टि से भी प्रथम स्थान रखता है। थाईलैंड का कुल उत्पादन एशिया का कुल उत्पादन का 36.94% भाग है। इस प्रकार वर्ष 2018 के अनुसार एशिया में प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से थाईलैंड प्रथम स्थान पर, इंडोनेशिया का इस सूची में दूसरा स्थान है। इंडोनेशिया भी एशिया के कुल प्राकृतिक रबर के उत्पादन का 1/4 से अधिक भाग उत्पादित करता है। इस सूची में वियतनाम का तीसरा स्थान है। भारत चौथे स्थान पर है। भारत में वर्ष 2018 में 9,78,317 टन प्राकृतिक रबर का उत्पादन हुआ, जो एशिया के कुल उत्पादन का लगभग 7.62% भाग है। चीन इस सूची में 5वें स्थान पर है, मलेशिया 6वें स्थान पर, फिलीपींस 7वें स्थान पर, म्यांमार 8वें स्थान पर, श्रीलंका 9वें स्थान पर, कंबोडिया 10वें स्थान पर, बांग्लादेश 11वें स्थान पर, बुर्नई 12वें स्थान पर। इस प्रकार ये वो प्रमुख देश हैं जो एशिया में प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया मिलकर एशिया का लगभग 65% प्राकृतिक रबर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने आंकड़ों के माध्यम से एशिया में प्राकृतिक रबर के उत्पादन को समझा। अब हम जानेंगे एशिया में प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। मेजर रबर ग्रोइंग रीजन्स ऑफ एशिया। बताना चाहूंगा कि दुनिया का लगभग 90% रबर का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में आंकड़ों के माध्यम से जाना, इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत, चीन, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका व कंबोडिया प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड वर्तमान में विश्व में प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है, साथ ही प्रमुख निर्यातक देश भी है। थाईलैंड के दक्षिणी तटीय भाग तथा मध्यवर्ती प्रदेश रबर का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। थाईलैंड का दक्षिणी भाग रबर का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहीं से थाईलैंड का आधे से अधिक रबर का उत्पादन होता है। अब हम इंडोनेशिया के प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। इंडोनेशिया एशिया के कुल रबर उत्पादन का 1/4 से अधिक भाग उत्पादित करता है।
जैसा कि मैंने बताया, विश्व के कुल प्राकृतिक रबर का लगभग 90% भाग एशिया में उत्पादित किया जाता है। ऐसे में इंडोनेशिया प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से एशिया में ही अग्रणी नहीं है, अपितु वैश्विक संदर्भ में भी यह है प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। इंडोनेशिया में प्राकृतिक रबर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सुमात्रा, जावा व कालीमंटन द्वीप प्रमुख हैं। जहां तक सुमात्रा की बात है, सुमात्रा में रबर के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी सुमात्रा, आप देख सकते हैं ये दक्षिणी सुमात्रा, ये जाम्बी और ये रियाऊ, ये 3 प्रांत सबसे अग्रणी है। इसके पश्चात जावा द्वीप में भी रबर की खेती की जाती है। इसके अलावा कालीमंटन का, पश्चिमी कालीमंटन, आप ये देख सकते हैं वेस्ट कालीमंटन, यह भी रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी प्रांत है। इस प्रकार इंडोनेशिया में रबर के उत्पादन की दृष्टि से सुमात्रा द्वीप सबसे अग्रणी है। सुमात्रा में भी दक्षिणी सुमात्रा, जाम्बी और रियाऊ प्रांत प्रमुख हैं। इनके अलावा जावा द्वीप तथा कालीमंटन द्वीप का पश्चिमी कालीमंटन क्षेत्र रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। अब हम वियतनाम के रबर उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। वियतनाम के 2 प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं, एक दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती उच्च भूमि। मानचित्र में दक्षिणी पूर्वी प्रदेश को हरे रंग की छाया द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि मध्यवर्ती उच्च भूमि को पीले रंग की छाया द्वारा अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं ये हरे रंग की छाया द्वारा अंकित मानचित्र का भाग दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है। यहीं से वियतनाम का लगभग 50% रबर का उत्पादन किया जाता है। इसमें बिन फुहुक, टेनिना, बिंदुओं, डोंगनी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा वियतनाम का दूसरा प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र है मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसे मानचित्र में पीले रंग की छाया द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है और इस मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कोंटोम, गियालाई, डकलक, डकनोंग, लमडंग रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इनके अतिरिक्त क्वांगनम, चनहो, सनला, डैनबिन राज्यों में भी कुछ अंशों में रबर का उत्पादन किया जाता है। अब हम भारत के प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। वर्तमान में भारत एशिया का लगभग 8% रबर का उत्पादन करता है और एशिया में रबर के उत्पादन की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। भारत में रबर के प्रमुख उत्पादक राज्यों में केरल तथा तमिलनाडु रबर के परंपरागत उत्पादक राज्य हैं। अकेले केरल में देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित किया जाता है, जबकि केरल तथा तमिलनाडु मिलकर देश का लगभग 80% रबर का उत्पादन करते हैं। इन राज्यों के अलावा उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सम्मिलित हैं। इनके अलावा गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा अंडमान द्वीप समूह आदि में भी कुछ अंशों में रबर का उत्पादन किया जाता है। हालांकि
ये रबर के उत्पादन की दृष्टि से परंपरागत राज्य नहीं है। यहाँ हाल ही में रबर की खेती का प्रसार हुआ है। आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से आप एशिया के प्रमुख रबर उत्पादक देशों के बारे में जान सकते हैं। एशिया के प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र में गहरे रंग की काली छाया द्वारा प्रदर्शित किया गया है और देखने से ज्ञात होता है। इस सूची में भारत, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई देश एशिया में प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख देश हैं। चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यूनान प्रांत चीन का प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र है। चीन के अधिकांश रबर का उत्पादन यूनान प्रांत में होता है। अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया एक समय रबर के उत्पादन की दृष्टि से चोटी के 3 देशों में शामिल था। पिछले कुछ समय में मलेशिया में रबर के उत्पादन में गिरावट आई है। जोहोर, मलक्का, सेलंगोर, डिडिंगे, पेरेक, पेनांग यहाँ के प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र हैं। मलेशिया में उत्पादन होने वाले रबर का अधिकांश भाग सिंगापुर बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। मलेशिया में रबर के उत्पादन की दृष्टि से जोहोर प्रांत सबसे अग्रणी है। मलेशिया का अधिकांश रबर का उत्पादन जोहोर से ही किया जाता है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित है। यहाँ के अधिकांश बागानों का विकास अमेरिकन गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी द्वारा किया गया है। जहां तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका का दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिणी भाग तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि रबर के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। एशिया में रबर के उत्पादन की दृष्टि से अन्य देशों में म्यांमार, कंबोडिया, बांग्लादेश व ब्रुनई मुख्य हैं। इन देशों में भी कुछ अंशों में प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। अंत में एशिया में प्राकृतिक रबर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझ लेते हैं। एशिया में प्राकृतिक रबर के प्रमुख निर्यातक देशों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत, चीन, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया व चीन अग्रणी है। जबकि प्राकृतिक रबर के मुख्य आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, भारत व अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देशों में सम्मिलित है, किंतु घरेलू मांग अधिक होने के कारण भारत को प्राकृतिक रबर का आयात भी करना पड़ता है। विश्व में बढ़ती मांग के कारण विकसित देशों में कृत्रिम रबर का उत्पादन बढ़ने लगा है, जिससे प्राकृतिक रबर की मांग घटी है और इससे प्राकृतिक रबर के उत्पादक देशों में कृषकों की आय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।
कृत्रिम रबर की उत्पादन लागत प्राकृतिक रबर की उत्पादन लागत की अपेक्षा कम होती है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर कृत्रिम रबर की मांग बढ़ती जा रही है। इससे प्राकृतिक रबर का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। साथ में प्राकृतिक रबर की कृषि पर निर्भर कृषकों की आय भी प्रभावित हुई है। धन्यवाद।